हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। ये है आपका चैप्टर 3 भूगोल से है जल संसाधन। ठीक, विद्या क्वेश्चन बैंक का सीरीज हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा 3rd चैप्टर अध्याय 3 जल संसाधन। ठीक है, अब पूछा जा रहा है जल दुर्बलता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण बताने हैं। ठीक, तो 2 प्रश्न हैं। एक तो पहले जल दुर्लभता की आपका परिभाषा देंगे, उसके बाद इसके मुख्य कारण बताएंगे। ठीक है, ये प्रश्न होगा आपका 3 नंबर का या 6 नंबर में भी 6 में भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलो देखते हैं इसको। देखिए, पहले तो आप बताएंगे कि जल दुर्लभता है क्या, है ना। तो ये क्या होती है जल दुर्लभता? जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं, जैसे कि आजकल हो रही है। ठीक, अभी आजकल क्या हो रही है, जल की कमी हो रही है हमारे यहाँ पर। जब गर्मी आती है तो पानी की क्या होती है, कमी हो जाती है। जो पानी का स्तर है, ठीक है, वो नीचे चला जाता है, तो हमें बहुत देर तक जो मोटर होती है वो चला के रखनी पड़ती है, तब जाके हमारी टंकी क्या होती है, भरती है। बहुत धीरे धीरे पानी आता है और कई जगह पर तो जल की कमी भी हो जाती है। ठीक, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। कि जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी, विशाल भंडार है हमारे पास, समुद्र है, नदियां हैं, लेकिन फिर भी जल की कमी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जल को हमने दूषित कर दिया है। ठीक, इसीलिए कमी हो रही है। होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। अब कारणों की बात कर लें कि भाई जल के दुर्लभता हो रही है, जल की कमी हो रही है, तो उसके कारण क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण बढ़ती जनसंख्या। बिल्कुल सही बात है, जनसंख्या जितनी बढ़ती जा रही है, घर में 10 लोगों के नहाने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, उनके कपड़े धोने के लिए, सफाई करने के लिए, सबके लिए पानी चाहिए, लेकिन 4 लोग तो कम पानी चाहिए। तो इसलिए जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आज हम लोग 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा हमारी जनसंख्या है, तो 1.25 करोड़ की जनसंख्या के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। तो अगर ये जनसंख्या कम होती तो जल की मात्रा की कम ज़रूरत पड़ती हमें। तो इसलिए एक कारण है बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने की वजह से जल दुर्लभता आ रही है। देखिए, जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोगों में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा लोग, ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी। खेती में कितना ज़्यादा पानी लगता है, तो ज़्यादा लोग, ज़्यादा खेती तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल तो जल दुर्लभता। सिंपल सा है, सीधी सी बात है। ठीक है, अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये, हमें अनाज ज़्यादा से ज़्यादा उपजाना है क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, सबको खाने के लिए गेहूँ चाहिए, अनाज चाहिए। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारे पास भूमि है, हर भूमि पर तो समान आपकी कृषि नहीं हो सकती। कोई भूमि उर्वर होती है, कोई थोड़ी कम उर्वर होती है। अब हमें तो क्या करना है, सबका पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, तो जो कम उर्वर भूमि है उसमें भी ज़्यादा पानी डाल के, ज़्यादा उर्वरक डाल के कैसा बना रहे हैं, उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो भी अन्न उपजा सके और जो इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे सामने हमें दिख रही है, इसका पेट भरा जा सके। ठीक, तो जब किसको हम यहाँ पर किसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करें, यहाँ पे हम पानी के साथ, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो जल दुर्लभता आएगी ही आएगी। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। तो पहला बढ़ती जनसंख्या, दूसरा जल का असमान वितरण, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, वही मैंने जो आपको बताया, हर जगह जल, जैसे राजस्थान का इलाका देखें, वहाँ पे जल हमें उतना नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ गंगा का मैदान है, हमारे यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। लेकिन बुंदेलखंड का जो इलाका है,
उत्तर प्रदेश में ही जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका पड़ता है, वहाँ पे जल की कमी है। तो इसलिए जल का असमान वितरण भी एक बड़ा कारण है जल दुर्लभता होने का। हमारे यहाँ उतनी जल दुर्लभता नहीं होगी, लेकिन जो बुंदेलखंड का इलाका है या जहाँ पे राजस्थान का इलाका है, वहाँ पर जल दुर्लभता होगी। तो असमान वितरण की वजह से भी जल दुर्लभता देखने को मिलती है। ठीक, जैसे भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। तीसरा कारण, निजी कुएं या नलकूप, यह तीसरा कारण है। आजकल हर किसान के पास में, जो समृद्ध किसान है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने खेतों में ट्यूबवेल लगवा लेते हैं, अपना खुद का, पूरे दिन उनका ट्यूबवेल चलता है। जितना पानी वो इस्तेमाल नहीं करते, उससे कई गुना पानी वो लोग बर्बाद करते हैं। ठीक, उससे होता क्या है भाई, आप तो समृद्ध हो, आपके पास तो पैसा है, आपने लगवा लिया, लेकिन आपने सबके हिस्से का जो पानी था वो आपने खींच लिया। तो उनके बगल वाला जो खेत होगा या बगल वाला जो किसान होगा, जो छोटा किसान होगा, जो गरीब किसान होगा, उसके पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि भैया वो अपना ट्यूबवेल खुद लगवा सके, लेकिन वो ट्यूबवेल नहीं लगा पाएगा तो उसके लिए क्या हो गई, जल दुर्लभता हो गई, उसके पास पानी की कमी हो गई। ठीक है, जैसे आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होने लगी हैं। जब हम शहरों में जाते हैं तो बड़ी बड़ी सोसाइटी में मतलब आपके जो बने हुए हैं कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, 10-10 माले की, 15-15 माले की बिल्डिंग, उनकी अपनी बोरिंग होती है, बहुत गहरी और बहुत ज़्यादा पानी को लेने वाली उनकी अपनी बोरिंग होती है, करवाई होती है उन्होंने। अब उस इलाके का सारा जो भूजल है वो क्या कर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो उसी बिल्डिंग के बगल में जो एक छोटे मकान वाला है, उसके पास पानी की कमी हो जाएगी या उस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि सारा भूजल तो ये कॉम्प्लेक्स वाले ले रहे हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है या आपकी जल दुर्लभता हो जाती है। ठीक है, बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं या नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। ठीक है, चौथा कारण, औद्योगिकीकरण बहुत बड़ा कारण है। उद्योग जो भी होते हैं, बहुत पानी लगता है उद्योग में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारा काम एक तो मशीनों से होता है। ठीक है, मशीनों में वैसे ही ज़्यादा पानी लगता है। दूसरी बात, एक बड़े स्तर पर काम होता है, बहुत बड़े लेवल पर काम होता है, इसलिए जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ता है जल की खपत बढ़ती जाती है। और स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकीकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। जैसे देखो, काली नदी, हमारी यहाँ की काली नदी हमेशा दूषित रहती है और अब तो कहते हैं सूखने भी वाली है। हिंडन नदी, काली नदी, पहले ये अच्छी यमुना नदी, पहले अच्छी हरी भरी नदियाँ हुआ करती थी, काफ़ी पानी इनमें हुआ करता था। आप अपने दादी दादा वगैरह से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि इनमें पहले कितना पानी होता था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, सारी जगह सूखा पड़ा हुआ है, बहुत कम पानी रह गया है। अगर आप लोग कभी जाएं घूमने के लिए तो देखिएगा, इतना कम पानी उनमें रह गया है। तो ये किस वजह से, यमुना के पास के जो इलाके हैं, मथुरा का इलाका पड़ता है, दिल्ली का इलाका पड़ता है यमुना के पास, वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, उद्योग बहुत ज़्यादा हैं, उनसे दूषित जल निकलता है और यमुना को प्रदूषित कर रहा है। प्रदूषण की वजह से यमुना का जल खत्म होता जा रहा है। ठीक, तो एक कारण ये भी है। ठीक है, तो ये 4 हमने मेन कारण देखे, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जल का असमान वितरण, निजी कुएं या नलकूप, औद्योगिकरण। फिर से यहाँ पर एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, नंबर 1 बढ़ती जनसंख्या, नंबर 2 ऐसे लिख के फिर आप एक्सप्लेन कर दो, मतलब फिर उसकी व्याख्या कर दो, ऐसा एक आप इस तरीके का एक चित्र बना के। ठीक, प्रस्तुतिकरण आपका जितना अच्छा होगा, जो आपका चेक करने वाला एग्जामिनर होता है ना, जो लोग कॉपी जांचते हैं, उन्हें और अच्छा लगता है उससे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान प्रस्तुतिकरण पर भी आप लोग दिया करिए। चलिए, अब दूसरा आपका प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ
और हानियों की तुलना कीजिए। सबसे शुरू में हमने देखा था बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, बांध बना देते हैं नदी पर और एक नहीं कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने की उससे कोशिश की जाती है या उससे कई सारे उद्देश्यों को पूर्ण किया जाता है। जैसे पनबिजली भी बनाएंगे, मछली पालन भी करेंगे। मछली पालन पनबिजली के अलावा और क्या कर सकते हैं, बाढ़ का भी नियंत्रण करेंगे। बाढ़ के नियंत्रण के अलावा और क्या कर सकते हैं कि जो मतलब नौका विहार जो होता है वह भी कर लेते हैं। अगर झील बनाई है तो झील से नौका विहार भी शुरू कर देते हैं। तो कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो जब मैंने वो बात की थी तब तो हमें लगा था कि भाई कितनी अच्छी है, सिर्फ लाभ ही लाभ है, लेकिन यहाँ पर तो आपसे हानि भी पूछी गई है। तो अब हानि भी बतानी है, लाभ भी बतानी है। तो बहुउद्देशीय परियोजना की लाभ भी हैं और हानि भी है। चलो देखें क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानि है। आओ देखते हैं इसको। देखिए, नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पनबिजली जिसे मैंने बताया, मत्स्य पालन, मछली पालन जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसी योजनाओं को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय योजनाएं कहते हैं। इन परियोजनाओं से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। हानियां भी हैं, लाभ भी हैं, हानियां भी हैं। सबसे पहले अच्छी बातें देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देख लें, लाभ देख लेते हैं। अच्छी बात पहले कर लेते हैं, फिर बुरी बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, अच्छी बात देख लेते हैं इसकी। लाभ, नदियों पर बांध बनाते हैं तो केवल सिंचाई ही नहीं की जाती, अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन। अब बिजली बन जाएगी, बिजली बन जाएगी तो क्या होगा, उद्योग अच्छे से चल पाएंगे। दूसरा, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन भी हो जाते हैं। जल आपूर्ति, जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचता, नदी का पानी रोक के नहर के माध्यम से जल पहुंचा दिया जाता है। बाढ़ को नियंत्रित कर पाते हैं। मनोरंजन, वही झील जो बनाई जाती है उसमें क्या करें, नौका विहार शुरू कर दें तो लोग क्या कर सकते हैं, उसमें नौका विहार करके आपका मनोरंजन कर सकते हैं। आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है, इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल के अनेक लाभ हैं और अनेक हानियां भी हैं, ठीक है। अनेक लाभ हैं। अब आते हैं हानियों पर। हानियां क्या क्या हैं। पहला, नदियों पर बांध बना दिया आपने, उनका बहाव नियंत्रित हो जाता है तो प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। अब नदी में जो भी आप मान के चलिए, जो भी जीव हैं, जो भी आपके जीव जंतु हैं, नदी का बहाव कम हो गया तो वो उनमें पनप नहीं पाते, उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। पानी कम हो गया, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। दूसरा क्या होता है कि नदी अपने साथ में जो भी अपशिष्ट पदार्थ लेकर के आती है वो क्या होता है, जलाशयों में जमा हो जाते हैं। जब ये जमा हो जाते हैं तो जो जलाशय हैं वो भर जाते हैं और एक समय बाद बांध से जितना भी पानी उसमें रुक रहा होता है अब वो पानी नहीं रुकता है, यानी वो क्या होते हैं, उथले हो जाते हैं। तो एक कमी इसकी ये है। दूसरी, जो नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है, भोजन नहीं मिलेगा। जैसे अगर नदी में मिलने वाले जीव मारे गए तो मछली क्या है, मछली किन्हें खाती है, जो नदी में छोटे छोटे जीव मिलते हैं, मछली उन्हें खाती है। अब मछली को जीव नहीं मिलेंगे तो एक समय में मछलियां भी क्या होंगी, मरने लगेंगी। दूसरा, बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, ठीक। टुकड़ों में बढ़ जाता है, बांध की वजह से नदी आपकी टुकड़ों में बढ़ जाती है, बांध दी जाती है, जिस वजह से जो आपके जीव एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। बाढ़ के मैदान में बने जलाशयों से वहाँ मौजूद वनस्पति, मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं। जब बाढ़ आती है तब क्या करते हैं, बांध के जो गेट हैं उन्हें खोलना पड़ता है, तो जो पास का इलाका है वहाँ पे इतना पानी भर जाता है कि वो सारा इलाका उसमें डूब जाता है, ठीक। इतना इकट्ठा पानी आप एकदम से खोलोगे
एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी, अगर आप लोगों ने पता नहीं देखी या नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें वही दिखाया गया है कि किस तरीके से बांध फट जाता है और सारा गांव डूबने वाला होता है। तो बांध बनाने का फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोग को, अब भाई जहाँ पे पानी भर गया उन लोगों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, आजीविका छोड़नी पड़ेगी, स्वास्थ्य के भी बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर आएंगी, ठीक है। आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। यानी हानि क्या क्या है, बांध बनाने से या बहुउद्देशीय परियोजनाओं से अगर बाढ़ आती है और बांध उस बाढ़ के पानी को अपने में समाहित नहीं कर पाता, तब उसे इलाकों में छोड़ना पड़ता है और वहाँ के इलाके डूब जाते हैं, तो उनकी रोजी रोटी, उनका घर, वह सब प्रभावित होता है। दूसरा, नदी बंध जाती है तो नदी के बंधने से जो भी जीव नदी में रहते हैं वो मरने लगते हैं। जब वो मरने लगते हैं तो और ऊपर के जीव जिन पर, जो इन छोटे जीवों पर निर्भर थे, वो भी मरने लगते हैं, ठीक। तो ये दोनों बातें होती हैं। तीसरा क्या होता है कि जो जलाशय बनाया गया है उसमें क्या होता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो वो उथला हो जाता है। उसके उथला होने की वजह से बहुत सारे जीव जो उसमें पाए जा रहे थे वो भी अब मरने लगते हैं और पानी ज़्यादा उसमें इकट्ठा नहीं हो पाता। तो ये सारी आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानियाँ थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। देखो, राजस्थान एक ऐसा इलाका जहाँ पर आपका सूखा ज़्यादा पड़ता है, यानी पानी की कमी है। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, एक टांक बनाते हैं, टांक या टंकी जिसे हम कहते हैं, अपने घरों में बनाते हैं। इस टंकी में देखो, ये चीज़ अगर देख रहे हो, ये छत से यहाँ पे पानी आता है और इस तरीके से बह करके ढाल बनाते हैं और ऐसे नीचे यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा और जब ये टंकी पूरी भर जाती है तब यहाँ से ये देखिए पानी ये लोग निकाल लेते हैं। तो जो राजस्थान का अर्धशुष्क क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा जल संग्रहण के लिए हमें बताना है कौन कौन सी चीज़ों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, किन तकनीकों का, ठीक। तो राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बात कर रहे हैं हम बीकानेर की, जो पश्चिम में ज़्यादा पड़ता है। फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर ऐसे इलाके, इनमें क्या करते हैं, छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर ये लोग अपनाते हैं और इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, टांका जिसे बोलते हैं, टैंक, इस तरीके के टैंक का निर्माण करते हैं वो लोग। और इनका आकार कमरे जितना होता है, बहुत बड़ा है। देखो यहाँ पर देख पा रहे होगे आप लोग, इतना बड़ा, कमरे के जितना बड़ा होता है। इसमें छत से एक पाइप लेकर के उसको जोड़ देते हैं, इसे मुख्य घर या आंगन में बनाते हैं और घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये देखो इस तरीके से जोड़ दिया है, यहाँ पर इसको पानी बहकर आएगा, नीचे यहाँ पर चला जाएगा, टंकी में इकट्ठा हो जाएगा और फिर जब टंकी भर जाएगी तो वहाँ से ऊपर से पानी निकाल सकते हैं। इन पाइपों से होकर भूमिगत टांका तक पहुँचता है, इसे एकत्रित किया जाता है और वर्षा जल का पहला पहला जो आपका पानी होता है उसे संग्रहित नहीं करते, जिससे कि छत साफ हो जाए। पहले छत साफ हो जाती है पहले वाले पानी से, उसे संग्रहित नहीं करेंगे। जब छत साफ हो गई फिर दूसरे वाले पानी से संग्रहित करना शुरू करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और तकनीक हैं जो लोग अपनाते हैं, जैसे कि हम अगर बात करते हैं पर्वतीय इलाके, तो पर्वतीय इलाके में वो लोग क्या करते हैं, गुल का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान में ही क्या होता है, खादिन का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब खादिन तकनीक अपनाते हैं। तो ये अलग अलग तकनीकों के नाम हैं, आपकी किताब में दिए हुए हैं, तो आप एक दो इन्हें भी याद रखिएगा कि गुल आपके कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो माउंटेन, आपका जो पर्वतों का इलाका है वहाँ पर यूज़ करते हैं ये लोग गुल, कुल, और खादिन इस्तेमाल करते हैं आपका जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पर। देन इसके बाद होता है आपका जौहड़ भी होता है एक, ये लोकल नाम है, वहाँ के स्थानीय नाम है ना, जोगढ़। इसका भी इस तकनीक का भी यूज़ करते हैं ये लोग, किसके लिए, पानी को संरक्षित करने के लिए, जो वर्षा का पानी है उसको संरक्षित करने के लिए। और ये जो जल इकट्ठा करते हैं
अभी भी कई जगह पर, राजस्थान की कई जगह पर ये जो है आपका जो स्वच्छ पानी है या पीने योग्य पानी है उसका स्रोत यही है। अब तो देखिए वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल पहुँच गई है, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो पहुँच गई है, तो इतनी पानी की समस्या वहाँ पर अभी भी नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को क्योंकि टंके का ये जो पानी है, टांग का जो पानी है ये अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग अभी भी ऐसा वहाँ पे पानी का संरक्षण करते हैं। ठीक, वही बात यहाँ पर लिखी गई है बस सिर्फ कि वर्षा जल क्या है, ये टांका होगा, टांका, टांका, टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। इतनी बड़ी टंकी बनाते हैं, सोचिए आप कि अगली वर्षा ऋतु तक 1 साल तक उनका पानी यहाँ पर चल जाता है। ठीक है, और इस टंकी के पास में एक कमरा भी बना देते हैं क्योंकि टंकी में पानी है, उसकी वजह से क्या रहती है, ठंडक रहती है। तो गर्मियों में सारे लोग उसी कमरे में रहते हैं जिससे कि वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, ठंडक का एहसास उन्हें होता रहे। ठीक है, ठीक यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने आज कुछ सवाल किए। ठीक, तो आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी विद्या क्वेश्चन बैंक आपको मिला हुआ है उससे प्रश्न लेके हर दिन प्रतिदिन लिखकर देखिए और उनकी बार बार नियमित रूप से उनका अभ्यास करिए और अपना जो भी आपका सिलेबस है उसको बार बार दोहराइए। देखिए, पेपर में सफल होने के लिए एक तो जितना भी सिलेबस है उसको पूरा अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, फिर उसको कई बार आपने उसको दोहराया हुआ होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इतना समय हमारे पास नहीं होता कि हम याद करें फिर लिखें, तो पहले ही सारा दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। दोबारा अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।